नमस्कार दोस्तों। 8 PM में आपका स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त धर्मेंद्र कुमारी। दोस्तों, यूं तो दक्षिणी हरियाणा को मुख्यमंत्री की कुर्सी 1967 में राव वीरेंद्र सिंह जी ने दिला दी थी, लेकिन वो इस कुर्सी को साल भर ही संभाल पाए, क्योंकि चौधरी देवीलाल से उनका बिगाड़ हो गया था और इस चक्कर में उनकी सत्ता ज़्यादा दिन चली नहीं। हालांकि राव वीरेंद्र सिंह जी ने काफ़ी कोशिशें की इस सत्ता को बरकरार रखने की, लेकिन बात पटरी पर बैठी नहीं। वो दिन है और आज का दिन है दक्षिणी हरियाणा मुख्यमंत्री की कुर्सी के लिए तिल मिला रहा है। राव वीरेंद्र सिंह जी की 40-45 सालों की सियासत को देखें या राव इंद्रजीत सिंह की 40 सालों की सियासत को देखें, इस सपने को अभी तक दक्षिणी हरियाणा में साकार नहीं किया जा सका है। क्या राव इंद्रजीत सिंह की जो कोशिशें हैं दक्षिणी हरियाणा में मुख्यमंत्री पद लाने की, क्या वो परवान चढ़ेंगी? क्या राव इंद्रजीत सिंह ने जो रैली कर ताकत का प्रदर्शन किया है, उससे भारतीय जनता पार्टी पर कोई दबाव पड़ेगा? क्या भारतीय जनता पार्टी उनकी बेटी आरती राव को चुनावी मैदान में उतारेगी? और अगर इनमें से कोई भी दांव नहीं चल पाया, तो सबसे बड़ा सवाल यह है कि राव इंद्रजीत सिंह जी भविष्य में क्या करने वाले हैं? क्योंकि 70 साल के वो हो चुके हैं, खुद को बहुत फिट बता रहे हैं, लेकिन अपने भाषणों में पहली बार राव साहब के ये तेवर दिखाई दिए हैं, जिसमें उन्होंने अपने राजनीतिक प्रतिद्वंदियों को मेंटल, अपाहिज और बीमार तक भी बताया है। राव साहब के जो राजनीति को बहुत करीब से देखते हैं, उनको राव साहब के इन तेवरों में बहुत कुछ दिखाई दे रहा है। दक्षिणी हरियाणा की सियासत की धुरी राव इंद्रजीत सिंह जी भविष्य में क्या गुल खिलाने वाले हैं, ये हरियाणा की राजनीति में एक बहुत बड़ा सवाल है। और क्या भारतीय जनता पार्टी के धुरंधर नेता, जो अपने आप को बहुत बड़ा चाणक्य भी समझते हैं, क्या राव इंद्रजीत सिंह जी की इन गतिविधियों को वो हल्के में ले रहे हैं? ये बहुत सारे सवाल हैं और इन सारे सवालों के जवाब आज दक्षिणी हरियाणा में करीबन 30 सालों से रामपुरा हाउस की राजनीति को, दक्षिणी हरियाणा की पॉलिटिक्स को बहुत करीब से देखने वाले मेरे जर्नलिस्ट साथी प्रदीप नारायण जी, जो बहुत ही सीनियर जर्नलिस्ट वहाँ के हैं, आज इन सारे सवालों पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ जुड़े हैं। ये वीडियो आप बहुत सावधानी से सुनिएगा, बहुत ध्यान से सुनिएगा, और इसके अपने मायने और मतलब हैं, और इसके बाद आप अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। आइए सीधे चलते हैं प्रदीप नारायण जी के पास और दक्षिणी हरियाणा की राजनीति से जुड़े हुए इन सवालों के जवाब उनसे तलाशते हैं। प्रदीप जी, मैं सबसे पहले तो आपसे ये जानना चाहूंगा कि राव साहब जो काफी सालों से 80 साल से दक्षिणी हरियाणा की जो सियासत है उसमें उसके किंग बने हुए हैं, लेकिन अब राव साहब को अचानक क्या हो गया है कि वो किसी को मेंटल बता रहे हैं, किसी को अपाहिज बता रहे हैं, किसी को बीमार बता रहे हैं। तो ये राव साहब ने जो रैली की है दक्षिणी हरियाणा के नजरिए से, चूंकि आप काफी वर्षों से वहां की पॉलिटिकल रिपोर्टिंग कर रहे हैं, मैं आपसे जानना चाहूंगा कि राव साहब इतने तनाव में क्यों दिखाई दे रहे हैं? देखिए, ये तनाव अचानक आया है और ये केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र सिंह यादव जी की जन आशीर्वाद यात्रा के बाद से जी। राव साहब को ये लगा कि दक्षिण हरियाणा में एक ऐसा लीडर आ चुका है जो सीधा केंद्र सरकार में, आप जानते हैं भूपेंद्र यादव जी की क्या पोजीशन है इस समय। जी। उनके माध्यम से राव को लगा कि कहीं न कहीं एक चुनौती उनको मिलना शुरू हो गई है। जी। वो पहले से भी उनके खिलाफ जो बीजेपी के अंदर एक बहुत बड़ा धड़ा जो काम कर रहा था, वो इतना मजबूत नहीं था जो राव इंद्रजीत सिंह के कद के बरोबरी में आ सके। जी। भूपेंद्र सिंह यादव एक विकल्प के तौर पर विपक्ष, उनके जो विरोधी लोग थे, उनको ये नजर आने लगा कि एक बहुत बड़ी जो ताकत है वो हमें मिल गई है। उसका जवाब देने के लिए राव इंद्रजीत सिंह जी के लिए एक बेहतर अवसर था कि शहीदी समारोह, जो जानते हैं कि 23 सितंबर जो है, राव तुलाराम जी जो उनके वंशज है, उनको लगा कि एक बेहतर अवसर है अपनी बात रखने का और अपनी बात कहने का, क्योंकि वो ये जानते हैं कि बार बार उनको ये बताना पड़ा कि वो 5 बार सांसद और 4 बार विधायक रह चुके हैं। तो ये सीधा सीधा उनको केंद्रीय भाजपा हाईकमान को ये बताना पड़ रहा है कि मेरा जो कद है वो आज भी बहुत जमीनी स्तर पर बहुत मजबूत है। तो उनको एक प्रकार से अपडेट करने के लिए हाईकमान को, लेकिन जिस तरीके से रामदेव सिंह जी के जो तेवर कल नजर आए,
उसकी उम्मीद किसी को नहीं थी कि जिस तरीके से वो अपनी बात रख रहे थे और जो उन्होंने पार्टी के अंदर और बाहर जो हमले किए, जी, खासतौर से हरियाणा सरकार पर उनकी पार्टी के जो भी संगठन की नीतियां रही उस पर उन्होंने जो हमले किए, उससे किसी को उम्मीद नहीं थी कि इतनी जल्दी, अभी चुनाव का दौर तो है नहीं, जी, और उन्होंने जिस तरह से आपने कहा कि अपाहिज और ये सब चीजें रही, देखिए वो कहने के प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष तौर पर वो उन नेताओं को भी जवाब दे रहे थे जो पिछले कुछ दिनों से, जो उनके कद के बराबर नहीं थे, लेकिन वो अखबारों के माध्यम से जो है राव को बार बार चुनौतियां दे रहे थे, जिसमें कैप्टन अजीत सिंह यादव विशेष तौर से आज सामने आ रहे थे। पिछले दिनों जो हायर एजुकेशन सोसाइटी का जो मामला सामने आया, वो लगातार तूल पकड़ता जा रहा है, उसको लेकर भी राव ने अप्रत्यक्ष तौर पर जी, उन पर हमला बोला, और उसमें उन्होंने ये भी कहा कि भाई ये उनके लायक नहीं है हाँ, जो उनके कद के मुकाबले। लेकिन राव इंद्रजीत सिंह ने जो है एक तीर से कई निशाने साधे हैं, जी, और मुझे लगता है कि ये राजेंद्र सिंह जी का ये जो परसेप्शन है जो बोलने का, वो कोई जल्दबाजी में नहीं है, बहुत सोच समझ के उन्होंने बोला है, और उनको ये भी पता है कि इस समय बीजेपी में जो हाई कमान है वो किस दृष्टिकोण से पूरे देश में काम कर रही है, कैसे मुख्यमंत्री बदले जा रहे हैं, कैसे हाईकमान के फैसले लिए जा रहे हैं। और राजेंद्र सिंह जी को ये भी पता है कि पिछले 2 चुनाव सिर्फ मोदी जी के बदौलत वो जीत पाए हैं। उनके अपने अपना जो जमीन उनकी जो तैयार थी, वो अभी इतनी मजबूत नहीं है कि वो अपने दम पर चुनाव निकाल सके। जी। लेकिन उनको ये भी पता है कि दक्षिण हरियाणा में एकमात्र जो नेता है सबसे बड़े के, वो वही है, वो यही मतलब इस रैली के माध्यम से बताना चाह रहे थे। अच्छा प्रदीप जी जी, मैं रविंदर जी। आपसे ये जानना चाहूंगा कि जो आरती राव है, उन्होंने मन जी से कहा है कि वो चुनाव जरूर खेलेंगी, उन्होंने लड़ने का इस्तेमाल नहीं किया, क्योंकि चूंकि 80 साल का पॉलिटिकल उनकी हिस्ट्री है, तो हो सकता है उनके लिए जी चुनाव खेल ही बन गए हों। लेकिन आरती जी। राव जी कहाँ से विधायक बनने की इच्छा रखती हैं, किस तरह का जो राव इंद्रजीत के सपोर्टर हैं, कौन से हल्के में उनका बैकग्राउंड क्या करते हैं? देखिए, विशेष तौर से तो देखा जाए तो रेवाड़ी और महेंद्रगढ़, अच्छा। दो ऐसे विधानसभा क्षेत्रों में आरती राव जी जहाँ भी अगर खड़ी होती है, तो विशेष तौर से क्योंकि राव वीरेंद्र सिंह जी के समय में जो है उनका आज भी उनके बहुत बड़े सपोर्टर जो आज भी उनके साथ खड़े हैं। बेशक समय के हिसाब से कम ज़्यादा होते रहे हैं, लेकिन आज भी जमीनी स्तर पर वोट बैंक के आधार पर राजनीति सिंह बहुत मजबूत लीडर है। उनको ये पता है कि आरती को जहाँ भी खड़ा करेंगे तो कहीं न कहीं वो अपने दम पर तो एक ये सीट निकालने की ताकत रखते हैं। रेवाड़ी से और उनको ये फायदा होगा कि रेवाड़ी से वो रणधीर कपड़ीवास को भी, कैप्टन अजय यादव को भी, कई लोगों को वो मतलब साध सकते हैं, उनको किनारे कर सकते हैं। देखिए, तो अभी चुनाव की बात करें तो धर्मेंद्र जी अभी क्योंकि 3 साल बचे हुए हैं, हाँ, और अगर हम पिछले चुनाव की बात करें कि सुनील मुसेफिर को टिकट मिली क्योंकि आरती राव के लिए बराबर प्रयास कर रहे थे, और पार्टी का अपना एक नियम कायदे कानून है वंशवाद की राजनीति के आधार पर, तो अब ये बताना मुश्किल है कि अगर रेवाड़ी से आरती चुनाव लड़ती है तो सीट निकाल पाएगी नहीं निकाल पाएगी। लेकिन मौजूद स्थिति तो है ही, राजनीति सिंह का अपना वोट बैंक तो है ही, लेकिन वो कई बार माहौल के ऊपर भी तय होता है कि वो कैसा माहौल रहेगा उस समय, क्या मतलब उसमें रहेगा, बहुत सी बातें मतलब उस समय मौजूदा हालात से तय होती है। प्रदीप जी, जी आप राव इंद्रजीत सिंह को करीब 30-35 साल से सीधे सीधे तौर पे उनकी राजनीति को देख रहे हैं, रेवाड़ी जी में आप पॉलिटिकल जी रिपोर्टिंग करते हुए दक्षिण हरियाणा की। क्या जी इससे पहले आपने उनको अपने भाषणों में इस तरह के जी। शब्दों का प्रयोग करते हुए या इस तरह के एग्रेशन को दिखाते हुए देखा है, या फिर ये नहीं एक नया ट्रेंड है उनका? नहीं, देखिए 2013 में जब उन्होंने बीजेपी ज्वाइन की लोकसभा चुनाव के दौरान, उसके बाद से आज तक राव इंद्र सिंह जी का ये पहला ऐसा भाषण है जहां उन्होंने प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष तौर पर अपनी पार्टी की नीतियों को, अपने नेताओं को, अपने आलोचकों को बिल्कुल सार्वजनिक मंच से सीधी सीधी चुनौती दी है। जी, राव इंद्र सिंह जी का ये लहजा जब जब आता है, जब उनको लगता है कि उनको चारों तरफ से घेरने की कोशिश की जा रही है, उनके खिलाफ उनको कमजोर करने की कोशिश हो रही है, तो वो उसी समय ही इस तरह के जो भाषण उनके सामने आते हैं। आपने पिछला भी अगर उनका इतिहास देखा होगा कि जब भी वो कोई भी बदलाव की शुरुआत करते तो वो इस तरह से उनका भाषण की जो स्क्रिप्ट जो होती है वो पहले से ही लिख ली जाती है, और उनको राजनीति सिंह जी को भी पता है कि वो जो बोल रहे हैं, क्योंकि आपने देखा होगा मंच के दौरान उन्हें बकायदा लिख कर लाए थे वो, और हाँ, वो देख देख कर बीच भी बीच बोल में रहे देख थे। रहे हाँ, तो ऐसा नहीं है कि वो कोई आवेश में आकर ही उन्होंने बोला, बहुत मंजे हुए खिलाड़ी है, उनको ये भी पता है कि वो क्या बोलने जा रहे हैं, किस पर हमला कर रहे हैं, किस पर उनको नहीं करना चाहिए। उन्होंने बहुत सी बातें ऐसी की जो पार्टी की लीग से एकदम हटके थी,
और उससे विशेष तौर से आज आपको एक जानकारी और दे देता हूँ कि राजनीति सिंह जी के इस रैली के बाद से प्रदेश बीजेपी के बहुत से लीडर नाराज हुए हैं, और उन्होंने शायद हाईकमान को रिपोर्ट भी भेजी कि पैराशूट का जो उन्होंने यूज किया शब्द, जी। कि पैराशूट जो शब्द जो है कि भाई बहुत से लीडर जो है पैराशूट से आ जाते हैं, मैं तो जमीनी मतलब लीडर हूँ, तो पैराशूट में उनका इशारा भूपेंद्र केंद्रीय यादव मंत्री जी की। जी बिल्कुल, हाँ जी, तो भूपेंद्र यादव जी के साथ था और मनोहर लाल जी के ऊपर भी उन्होंने अप्रत्यक्ष तौर पर हमला किया, अच्छा। क्योंकि 75 पार का जो नारा जो दिया था पार्टी ने पिछली बार चुनाव में, हम्म। उसका उन्होंने बड़े अपने अंदाज में उसका मजाक भी उड़ाया, मतलब उस पर व्यंग भी किया कि ये नारा कैसे अचानक आ गया, कैसी 80 की हम लोग उम्मीद कर रहे थे, हम तो घर बैठे आराम से जीत हासिल कर रहे थे। मतलब राव साहब का जो नजरिया था वो एक प्रकार से ये बताना चाह रहे थे कि भाई जो है, अगर बीजेपी को जिंदा मजबूत रहना है तो हम जैसे जमीनी नेताओं को आगे लाना पड़ेगा। लेकिन आज जिस तरह से उनके आज बीजेपी के बहुत से नेताओं ने हाईकमान को जो रिपोर्ट भेजी है उनकी वीडियो के माध्यम से, उनको ये भी बताना चाहा है कि भाई पैराशूट का मतलब ये नहीं होता कि भाई कोई चुनाव ना लड़े। आज पार्टी में बहुत से ऐसे नेता हैं जिन्होंने 25-30 साल तक पूरा संघर्ष किया है पार्टी को मजबूत करने में, तो वो भी तो नेता ही है, वो चाहे पैराशूट के माध्यम से एक माहौल तो बनता ही है। उन्होंने कहा कि आज भूपेंद्र यादव की 25 साल का संघर्ष मतलब किसी को नजर नहीं आ रहा, आज उनको केंद्रीय मंत्री बनने पर जो है उनको पैराशूट या मनोहर लाल जी का भी एक अपना पार्टी के प्रति जो भावना रही है उनको नजर नहीं आ रही, तो वो उन्होंने अप्रत्यक्ष तौर पर राजनीति सिंह के खिलाफ जो है एक अपनी पूरी मतलब पूरी रिपोर्ट भेजी है। जैसे मेरे पास जो जानकारी आई है उसके मुताबिक, क्योंकि मेरे पास बहुत सीनियर नेताओं के फोन आए थे, उन्होंने कहा था कि भाई ये जो चल रहा है ये ठीक नहीं चल रहा है, और हमें उम्मीद नहीं थी कि इस तरह से राव साहब अपने भाषण में इन शब्दों का इस्तेमाल करेंगे। जी लेकिन इससे तो राव साहब का जो उद्देश्य है वो ही पूरा होगा। राव साहब तो चाहते ही थे कि ये रिपोर्ट वहां जाए। नहीं, राव साहब तो मैं आपको बता रहा कि बहुत मंजे हुए खिलाड़ी, उनको हर बात का पता है कि उनके यहाँ जो लोग बैठे हैं, उन्होंने खुद बोला कि मैं कि जो इस समारोह में जो आरएसएस के लोग बैठे हुए हैं और बहुत से लोग बैठे हैं, वो रिपोर्ट भेजी मेरी, वो मतलब वो राजनीति सिंह जी ने कोई बात छुपा के बात नहीं कर रखी, उनको भी पता है कि पूरी रिपोर्ट जाएगी, इसके क्या परिणाम सामने होंगे, लेकिन उनको सामने कोई मजबूरी के अलावा कोई विकल्प नहीं था। एक तो उनकी उम्र को लेकर हो रहा था कि भाई अब ये तो वो गुजर हो चुके हैं, अब उनका तो अंतिम उन्होंने कल चुनाव। कह ही दिया है कि वो किसी भी 40-50 साल के आदमी से कम उनकी सेहत नहीं है। वो इसलिए जरूरी हो गया रामजी सिंह जी को कहना है कि एक तो उनको लगा कि बेटी अभी तक स्थापित नहीं हो पाई है राजनीतिक तौर पर, और चूंकि उनका पूरा रामपुरा हाउस जो है, उन्होंने आपने ये भी उसमें ध्यान दिया होगा कि उन्होंने अपने भाइयों को भी बोला है, सभी भाइयों को, कि भाई समय बदल रहा है, आप समय के साथ चलो। यानी कि कहीं कि रामजी सिंह जी ये चाहते हैं कि जो रामपुरा हाउस की राजनीति जो पूरे दक्षिण हरियाणा को चलाती है, चलाती आ रही है, उसको अब चूंकि उम्र तो हो चुकी है, चूंकि वो तीनों भाइयों में सबसे सीनियर और सबसे मोस्ट वही बचे हैं। राव अजीत सिंह जी के अंदर जो उनका स्वास्थ्य ठीक नहीं है पूरी तरीके से, तो उनके बेटे भी अभी मतलब पूरी तरह से मतलब स्थापित नहीं हो पा रहे हैं, तो वो कहने के ये चाहते हैं कि उनके जो भाइयों के जो बच्चे हैं, भाई हैं और सब परिवार के लोग हैं, वो कहीं ना कहीं राजनीति को इसको पूरा संभाले, पूरी विरासत को संभाले। इसलिए अपने भाइयों को भी उन्होंने अपील करी कि भाई वो अब समय के साथ चलो, आपसी झगड़ा मत करो, और वो कहीं अपने वजूद की लड़ाई भी लड़ रहे हैं। उनको पता है कि बीजेपी में परिवारवाद की राजनीति का बना रहना आसान नहीं है, जिस तरह से पूरे देश में माहौल बना है वंशवाद, ये जो जितने भी राजनीतिक जो आपने देखा हो, मतलब जो घराने हैं, चाहे राजस्थान का बात हो, मध्य प्रदेश की बात हो, जिस तरह से बीजेपी के आने के बाद जो एक बहुत बड़ा बदलाव आया, तो उससे राव साहब असहज महसूस भी कर रहे हैं कि भाई कहीं ना कहीं बेटी को इस बार अगर टिकट नहीं अगर दिला पाए, और एन वक्त के ऊपर, क्योंकि अभी समय 3 साल का बचा हुआ है, इसलिए उनको ये पता है कि जो कुछ होना है वो अभी हो जाएगा, तो उनके पास समय रहेगा अपने आप को स्थापित करने का, इसलिए उन्हें सही समय पर सही तीर मारा। जी अगर मैं सबसे लास्ट में आपकी प्रतिक्रिया चाहूंगा कि नसीबपुर की जो लड़ाई है, अब वो पानीपत की लड़ाई लड़ने जा रहा है दक्षिणी हरियाणा। हमारे यहाँ भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी ने चौधर का नारा रोहतक में दिया था, तो 10 साल मुख्यमंत्री रहे थे। तो क्या अब आप मान के चले कि अगले जो सीएम सीटी है हमारे प्रदीप नारायण जी की रेवाड़ी होने वाली है? नहीं नहीं, राव साहब का ही इसके पीछे बहुत बड़ा मतलब उन्होंने जो बोला है उसमें उनका मोटा उद्देश्य है कि हरियाणा में इस समय जो हालात बने हुए हैं किसान आंदोलन के बाद, उनको ये भी पता देखकर है कि भाजपा के बीजेपी, पास तो यही एक पॉकेट बची है भाई। हाँ, कि जाट जाट और नॉन जाट की राजनीति चल पड़ी, और सबसे बड़ी बात यह कि दक्षिण हरियाणा ने ही बीजेपी को बहुत मजबूत आधार दिया हुआ है। अगर देखा जाए तो किसान आंदोलन का प्रभाव भी यहाँ नहीं है,
जी। तो राव साहब चूंकि सबसे बड़े लीडर, उनको ये लगा कि भाई कम से कम अगर हम यादव कम्युनिटी की बात करूं तो 22-23 सीटें तो है विधानसभा की हरियाणा की, कहीं न कहीं कम ज्यादा मतलब सीटों हाँ, के तौर उन्होंने पर मेयो जो है भी शामिल कर लिए हैं और सब। में भी शामिल कर ले, तो वो जाएंगे कहीं ना कहीं हलचल तो बचाएंगे। तो ये वो हाई कमान को बताना चाह रहे हैं कि भाई इस समय बीजेपी को अगर कोई बचा सकता है हरियाणा में, तो वो जमीनी स्तर के नेता ही बचा सकता है। उसमें से मैं सबसे आगे हूँ, क्योंकि सबसे पुराना हूँ, सबसे मजा हुआ हूँ और सबसे सफल नेता हूँ। तो इसलिए वो बार बार वो हाई कमान को जगाने का काम किया है कि भाई मुझे आप पहचानो, अभी आप तक आपने मुझे पहचाना नहीं है। तो लगे याद उन्होंने अपनी जो अंदर की जो टीस थी, भूपेंद्र यादव जी को चूंकि कैबिनेट मंत्री बनाया, और वो चूंकि उनका एक्सपीरियंस है उनके मुताबिक, मतलब उनके मुकाबले ऐसे कुछ भी नहीं है। लोग तो ऐसे भी कह रहे हैं कि भूपेंद्र यादव को बीच में सीएम भी बनाया जा सकता है, इस तरह की बातें चल रही हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, इसकी चर्चा उठ भी रही है, और अभी तक ये चर्चाओं पर अभी मतलब पूरा लगाम लगा नहीं है। हैं। ये चर्चा अभी भी मतलब संभावना के तौर पर नजर आ रही है। और चूंकि राव साहब को ये लग गया है कि भाई वो इससे पहले जितने भी उनके सामने जो लीडर खड़े हुए हैं, उनको तो उन्होंने प्रत्यक्ष या प्रत्यक्ष तौर पर कहीं न कहीं नहीं इधर उधर कर दिया है। कर लेकिन भूपेंद्र यादव चूंकि बहुत मजे हुए खिलाड़ी, और हाई कमान चूंकि आप जानते हो बहुत सीधी पकड़। देश, बहुत सीधी पकड़ है, तो उनको ऊपर पार पाना आसान नहीं। तो इसलिए राव साहब ने अपना बहुत एक कहते कि सोची समझी एक योजना के तहत जो है अपनी बात रखी है, ताकि उसके जो भी अच्छे बुरे परिणाम आए तो उनको पास समय है उसको मतलब उसका मतलब मुकाबला करने के लिए और अपनी पब्लिक के बीच में। शुक्रिया प्रदीप जी, आपने बहुत अच्छी जानकारियां दक्षिणी हरियाणा की राजनीति को लेकर दी है। बहुत बहुत धन्यवाद धर्मेंद्र जी। नमस्कार।